कहानी की शुरुआत किंग केंड्रिक एवारिस्टो से होती है, जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को जीत के रिवॉर्ड के तौर पर अपनी पसंद का मैरिज पार्टनर चुनने का अधिकार देकर एक तरह से चाल चलता है। एम्परर के नाम पर हुई इस अनाउंसमेंट को सुनकर वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वो ऐलान करता है कि वो जिस आदमी को चुनेगी वही तुरंत उसका हस्बैंड बन जाएगा। वहां मौजूद नोबल्स आपस में बातें करने लगते हैं। वे चिंता जताते हैं कि उसे विमेन कल्चर की ज्यादा समझ नहीं है और उन्होंने यह भी सुना है कि वो बचपन से एक बेहद ब्रूटल इंसान की तरह बड़ी हुई है, जो हमेशा खून की स्मेल के बीच रही है। वे इस बात से भी नर्वस हैं कि कहीं वो उनके बेटों में से किसी को अपना हस्बैंड न चुन ले। दूसरी तरफ हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट निराश हो जाती है, क्योंकि पूरी जिंदगी लड़ाइयां लड़ने के बाद उसे जो रिवॉर्ड मिला है वो सिर्फ हस्बैंड चुनने का मौका है। महान वॉरियर प्रिंस परवेज कभी इंपीरियल आर्मी के सबसे बड़े हीरो थे, जिन्होंने 30 साल पहले क्राउन प्रिंस की जान बचाई थी। लेकिन जेलसी में क्राउन प्रिंस ने उन्हें उत्तर की जमीन पर रहने वाली लोअर ट्राइब को खत्म करने के मिशन पर भेज दिया। यह मिशन लगभग मौत के रास्ते जैसा था। फिर भी हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट के पिता प्रिंस परवेज ने इसे स्वीकार कर लिया। वो जानते थे कि वहां से लौटना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, अपनी आखिरी सांस तक फाइट की, लेकिन आखिरकार बैटलफील्ड पर उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उसके भाइयों ने हथियार उठाए और पूरी जान लगाकर लड़ते रहे, लेकिन एक एक करके वे सभी भी मारे गए। आखिर में उनकी जगह हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट ने संभाली और उसकी लीडरशिप में युद्ध खत्म हो गया। उस रात हर कोई जीत की खुशी में झूम उठा, लेकिन विक्ट्री की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि भयंकर विंटर खत्म होने से पहले ही उनके सामने भूख से मरने का खतरा खड़ा था। पुराने कैसल में सभी लोग यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इंपीरियल फैमिली से उन्हें रिवॉर्ड कब मिलेगा। डेकर उसे याद दिलाता है कि परवेज एक ऐसी जगह है जिसकी तरफ एम्परर नजर तक नहीं डालता। तब वो एम्परर द्वारा भेजे गए डेक्री की तरफ इशारा करती है और कहती है कि यही उनका प्रॉमिस है। उस डेक्री में लिखा था कि अगर वे लोअर ट्राइब को पूरी तरह परवेज से बाहर निकाल देंगे तो एम्परर उन्हें उसका बदला देगा। अगर वे युद्ध जीत गए तो उनकी मेहनत और सैक्रिफाइस का रिवॉर्ड मिलेगा। फीलिक्स टोनिन, रिचर्ड, अल्बन, डेल और बाकी सभी लोगों के नाम पर यह वादा किया गया था। डेकर पूछता है कि क्या एम्परर सच में अपना प्रॉमिस निभाएगा। वो जवाब देती है कि उसे नहीं पता, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उसके लोग भूख से मर जाएंगे। फिर वो सोचती है कि कॉम्पेंसेशन इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वही एम्परर जिसने उसके पिता को मरने भेजा था वो आसानी से रिवॉर्ड नहीं देगा। अब वो कैपिटल लौट चुकी है। एम्परर उसके पिता की मौत पर दुख जताता है, फिर कहता है कि उसके सभी भाई मर चुके हैं, इसलिए अब परवेज की मार्की टाइटल एक महिला ने इनहेरिट की है, यानी अब वही उस जगह की नई मालिक और उत्तराधिकारी बन चुकी है। वो उसकी बात मान लेती है। यह सुनकर उसके चेहरे पर एक ऐसी बुरी मुस्कान आ जाती है जिसके बारे में शायद उसे खुद भी पता नहीं था। फिर वो कहता है कि उसे लगा था कि वो जंगली प्रिंसेस आज इस बैंक्वेट में आएगी। उसके मुताबिक सैवेज प्रिंसेस का टाइटल उसी पर सबसे ज्यादा सूट करता है। आशा चुप रहती है और मन ही मन सोचती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे कितनी बार इंसल्ट करते हैं। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि परवेज के लोगों को इतना पैसा मिल जाए कि वे इस सर्दी में जिंदा रह सके। तभी एम्परर उसकी उम्र के बारे में पूछता है। वो अपना परिचय आशा परवेज के रूप में देती है और बताती है कि इस साल उसकी उम्र 22 साल है। यह सुनकर एम्परर कहता है कि 22 साल की उम्र में तो किसी लड़की को सोसाइटी में अपना डेब्यू कर लेना चाहिए। फिर वो बढ़ा चढ़ाकर चिंता जताते हुए कहता है कि उसके लिए अभी तक कोई अरेंज्ड मैरिज भी तय नहीं हुई। आशा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि अचानक यह बात कहां से आ गई। तभी एम्परर आगे कहता है कि उसने उसके लिए एक शानदार रिवॉर्ड तैयार किया है, और वो रिवॉर्ड है अपनी पसंद का मैरिज पार्टनर चुनने का अधिकार, जिसे वो उसकी जीत के इनाम के रूप में देगा। इसके बाद उसका सर्वेंट उसे नोबल्स के नामों की एक लिस्ट थमा देता है ताकि वो अपनी पसंद का आदमी चुन सके। एम्परर साफ कहता है कि वो जिस किसी को चुनेगी उसी से उसकी तुरंत शादी कर दी जाएगी। फिर वो उसे सलाह देता है कि लिस्ट के सबसे ऊपर मौजूद नामों पर ध्यान दे, क्योंकि जितना ऊपर नाम होगा उतना ही ऊंचा उसके होने वाले हस्बैंड के फैमिली स्टेटस और रैंकिंग का स्तर होगा। ये कहते हुए कि सबसे अच्छा होगा अगर वो लिस्ट के सबसे ऊपर से देखना शुरू करे। आशा एक सवाल पूछती है, अगर वो जिस आदमी को चुने और वो उससे शादी ही नहीं करना चाहता हो तो क्या ये दोनों के लिए मुश्किल नहीं होगा? इस पर एम्परर जवाब देता है कि अगर किसी ने एम्परर के आदेश को ठुकराया तो उसके परिवार को इंपीरियल फैमिली और आशा दोनों को भारी रकम चुकानी पड़ेगी। ये बात सुनकर आशा हैरान रह जाती है। तभी उसे हिज मैजेस्टी की पूरी चाल समझ में आ जाती है। एम्परर असल में उसकी जीत का रिवॉर्ड
खुद नहीं देना चाहता था, क्योंकि जिस परिवार के बेटे को वो चुनेगी उसी परिवार को एलिमनी के नाम पर पैसा देना पड़ेगा, यानी एम्परर की जगह कोई और उसका खर्च उठाएगा। कुछ देर सोचने के बाद वो आखिरकार अपना फैसला सुनाती है और कार्लाइल हेवन को चुन लेती है, जिसे फिलहाल पावर से हटा दिया गया था। वो पहले क्राउन प्रिंस था, लेकिन 4 दिन पहले हुई एक घटना की वजह से उसका पद छीन लिया गया था। इसी कारण उसका नाम नोबल्स की लिस्ट में मौजूद था और वो अब इंपीरियल फैमिली का एक्टिव मेंबर नहीं माना जा रहा था। आशा एम्परर को याद दिलाती है कि उन्होंने खुद कहा था कि उसे लिस्ट में सबसे ऊपर मौजूद आदमी को चुनना चाहिए और कार्लाइल ही सबसे ऊंची रैंक वाला नोबल था। यह सुनते ही एम्परर के चेहरे का रंग बदल जाता है और साफ पता चल जाता है कि वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। वहां मौजूद सभी नोबल्स उसे पागल कहने लगते हैं, क्योंकि उसने अपने मैरिज पार्टनर के रूप में क्राउन प्रिंस कार्लाइल को चुन लिया था। वे आपस में कार्लाइल और उसके पिता के बीच हुए विवाद की बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका क्राउन प्रिंस वाला टाइटल छीन लिया गया था। लोग उसे गॉड ऑफ वॉर एंड स्लॉटर के नाम से भी जानते थे। सभी सोच रहे थे कि क्या ये औरत सच में मरना चाहती है, लेकिन आशा अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है और कहती है कि अगर वो शादी से इनकार करते हैं तो इंपीरियल डिक्री के अनुसार लड़के के परिवार को एलिमनी देनी होगी। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसने घुमा फिराकर एम्परर से ही एलिमनी मांग ली थी। दूसरे शब्दों में कहे तो उसे जीत का वही रिवॉर्ड मिलने वाला था जो रॉयल फैमिली को देना चाहिए था, बस अब वो किसी और सोर्स से आने वाला था। लोगों को एम्परर की बातें याद आने लगती है जब उसने खुद कहा था कि वो सबसे ऊंची रैंक वाले आदमी को चुने। सभी को लगने लगा कि एम्परर ने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। तभी कार्लाइल जोर जोर से हंसने लगता है, जबकि बेवकूफ बन चुके एम्परर उसे एक बार फिर सोचने का मौका देने की कोशिश करता है। लेकिन आशा अपने फैसले पर अड़ी रहती है और साफ कहती है कि वो ड्यूक कार्लाइल हेवन से ही शादी करेगी। वो आगे ये भी कहती है कि अगर एम्परर उसे मैरिज पार्टनर चुनने के बजाय सीधे विक्ट्री बोनस दे दे तो वो अपना फैसला वापस ले सकती है। लेकिन तभी कार्लाइल बीच में बोल पड़ता है। वो पूछता है कि क्या वो हिज मैजेस्टी एम्परर का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एम्परर का वादा इतनी आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। वो कहता है कि एम्परर के सबसे बड़े बेटे का किसी गांव की लड़की से शादी करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हिज मैजेस्टी के वादे की खातिर वो उसका मैरिज प्रपोजल स्वीकार करता है। ये सुनकर आशा पूरी तरह चुप रह जाती है। उसे लगने लगता है कि एम्परर के बाद अब उसने खुद भी अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। जैसे ही उसे पूरी सच्चाई समझ आती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि उसे हस्बैंड नहीं पैसे चाहिए थे। लेकिन कार्लाइल इस पूरे मामले में काफी मजे लेना दिखाई देता है। वो उसे वाइफ कहकर बुलाता है और इंपीरियल रेजिडेंस में उसके साथ समय बिताने की बात करता है। बाद में कार्लाइल आशा को अपने पास बुलाता है और आगे आने के लिए कहता है। बहादुर मार्किस परवेज। आशा उसके चेहरे के भाव देखकर समझ जाती है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करता और सोचने लगती है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो औपचारिक तरीके से अपना परिचय देती है, लेकिन गलती से उसे क्राउन प्रिंस कहकर बुला देती है। फिर तुरंत याद आता है कि वो अब क्राउन प्रिंस नहीं है और उसे ड्यूक हेवन कहना चाहिए था। कार्लाइल उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसका क्राउन प्रिंस वाला टाइटल क्यों छीना गया। ये सुनकर आशा को वो समय याद आता है जब वो और उसकी टीम पहली बार कैपिटल पहुंचे थे। उस समय कार्लाइल पर आरोप लगाया गया था कि उसकी नजर एम्परर की पसंदीदा मिस्ट्रेस पर थी। यहां तक कि अफवाह थी कि वो उसकी प्राइवेट चेंबर तक पहुंच गया था। उसकी टीम ने उसे यह भी बताया था कि एम्परर और उसके बेटे के बीच असली समस्या हिज मैजेस्टी का महिलाओं के प्रति हद से ज्यादा झुकाव था। आशा को यह सब सुनकर अजीब लगा था, क्योंकि उसके हिसाब से महिलाएं कैपिटल की आबादी की तस्करी तक कर रही थी और फिर भी लोगों के पास दूसरी महिलाओं की जासूसी करने का समय था। उसने उसी दौरान कार्लाइल के बारे में आर्टिकल भी पढ़ा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उस आर्टिकल में लिखा आदमी एक दिन उसका हस्बैंड बन जाएगा। कार्लाइल वहीं बैठा रहता है और आशा बिना सोचे समझे उसे लगातार देखती रहती है, चाहे उसे उसकी असली ताकत का अंदाजा भी नहीं हो। तब कार्लाइल कहता है कि सिर्फ घूरने के बजाय उसके सवाल का जवाब भी दे। फिर मजाक में पूछता है कि क्या वो उसकी हैंडसमनेस पर फिदा हो गई है, और मन ही मन सोचता है कि बिना वजह उससे चिपकने वाले लोगों को संभालना कितना मुश्किल होता है। लेकिन आशा जवाब देती है कि वो उसकी खूबसूरती से प्रभावित नहीं है, बल्कि सिर्फ जेलस है। ये सुनकर कार्लाइल चौंक जाता है। फिर वो उसके बड़े और ताकतवर शरीर के फायदे और नुकसान गिनाने लगती है। कहती है कि इतना बड़ा शरीर लड़ाई में जल्दी टारगेट बन सकता है, लेकिन उससे निकलने वाला दबाव और ताकत काफी फायदेमंद भी है। कार्लाइल पूछता है कि क्या वो फाइट के नजरिए से बात कर रही है। आशा हाँ में जवाब देती है और कहती है कि काश
उसका शरीर भी ऐसा होता, लेकिन उसकी मसल स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए वो ऐसा नहीं बन सकती। उसकी ये सीधी और ईमानदार बात कार्लाइल को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इसके बाद वो कहता है कि अब उन्हें अपने डील के बारे में बात करनी चाहिए। आशा हैरान होकर धीरे से डील दोहराती है। कार्लाइल उसे छेड़ते हुए कहता है कि कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करने लगी और इसी वजह से उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। उसकी टीजिंग देखकर लगता है कि वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है, लेकिन फिर वो अपना असली मकसद बताता है। उसके पिता ने सिंहासन छोड़ने से पहले उसके सामने एक शर्त रखी थी, और वो शर्त ये थी कि अगर वो 3 साल तक एम्पायर की सेवा करे, अपना ईगो किनारे रखे और खुद को साबित करे, तो क्राउन प्रिंस का टाइटल उसे फिर से वापस सौंप दिया जाएगा। कार्लाइल बताता है कि अगले 3 सालों तक वो परवेज की सेवा करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये इलाका लंबे युद्ध से पूरी तरह थक चुका है। ये सुनकर आशा पूछती है कि सिर्फ 3 साल, उसके बाद क्या होगा? बिना किसी भाव के कार्लाइल सीधा जवाब देता है, डिवोर्स। ये सुनते ही आशा चौंक जाती है। फिर वो आगे समझाता है कि अगले 3 सालों तक उसे उसके कामों में दखल देने की जरूरत नहीं है और ना ही उससे एक असली पत्नी जैसा व्यवहार मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। वो साफ कहता है कि उसे उसके निजी मामलों में शामिल होने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर वो इन शर्तों को मान लेती है तो वो परवेज को जितनी फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट चाहिए होगी सब देगा। आशा समझ जाती है कि इस शादी को स्वीकार करने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है, लेकिन वो परवेज को उस एम्परर के नियंत्रण में नहीं छोड़ सकती। इसलिए वो पूछती है कि उसका असली इरादा क्या है। साथ ही पहले ही चेतावनी दे देती है कि अगर उसकी योजना परवेज को नुकसान पहुंचाने वाली हुई तो वो कभी नहीं मानेगी। अगर वो नहीं मानेगी तो क्या अपने लोगों को भूख से मरने देगी? फिर वो साफ करता है कि उसका परवेज को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, उसे बस अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आशा की मदद चाहिए। आशा आखिरकार हामी भर देती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। कार्लाइल हैरान होकर कॉन्ट्रैक्ट दोहराता है। तब आशा उसे याद दिलाती है कि उसने रिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरी मदद देने का वादा किया है, इसलिए वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चाहती है जिसमें हर बात साफ साफ लिखी हो। कार्लाइल को ये बात पसंद आती है कि वो बिना सबूत और साफ शर्तों के किसी वादे पर भरोसा नहीं करती। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इस हिसाब से तो वे दोनों एक कपल के रूप में काफी अच्छे से निभा लेंगे। आशा तुरंत जवाब देती है कि क्या उसका मतलब ऐसे कपल से है जो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का इस्तेमाल करें और फिर सामान्य तरीके से अलग हो जाए। कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि देखो तो सही, हमारी बातचीत कितनी अच्छी चल रही है। बाद में कार्लाइल का सबसे करीबी एड लायनल बेली कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और कहता है कि आशा ने इसे बहुत सावधानी से लिखा है। कार्लाइल जवाब देता है कि वो ऐसी महिला है जो एक सिक्का भी बेकार खर्च नहीं करती। लायनल पूछता है कि क्या वो सच में इतनी ब्रूटल महिला से शादी करने वाला है, जबकि क्राउन प्रिंस से शादी करने के लिए और भी बहुत सी महिलाएं तैयार हैं। कार्लाइल जवाब देता है कि ये सिर्फ 3 साल की बात है और उसे इससे बेहतर मौका कहाँ मिलेगा। लायनल उसकी बात नहीं समझ पाता। तब कार्लाइल कहता है कि ये उन बेकार लोगों को हटाने का मौका है जो अपनी सीमाएं भूल चुके हैं। इसके बाद कहानी कार्लाइल के अतीत की तरफ जाती है, जब वो सिर्फ 15 साल का था। उसकी असली माँ की मौत के बाद उसकी सौतेली माँ, जो बाद में एम्प्रेस बिएट्रिस बनी, चाहती थी कि वो युद्ध में जाए, इसलिए वो लगातार लड़ाइयाँ लड़ता रहा। एक युद्ध खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता और किसी तरह वो हर बार जिंदा लौट आता। लोग उसे गॉड ऑफ वॉर और मर्डर गॉड जैसे नामों से पुकारने लगे थे। जब भी वो जीत कर लौटता, जनता उसका स्वागत करती और उसके नाम के नारे लगाती। ये सब एम्प्रेस बिएट्रिस और दूसरा प्रिंस मार्शियस अपनी आंखों से देखते थे। बिएट्रिस समझ गई थी कि अगर उसे अपने बेटे मार्शियस को क्राउन प्रिंस बनाना है तो कार्लाइल को रास्ते से हटाना होगा। इसलिए उसने एम्परर की सबसे छोटी मिस्ट्रेस विवियाना लाउरी के साथ मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्लाइल रात के समय उसकी प्राइवेट रूम में घुस गया था। कार्लाइल ने सफाई दी कि उसे पता ही नहीं था कि वो महिला उस कमरे में थी और कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एम्परर ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कार्लाइल पर अपनी मिस्ट्रेस पर बुरी नजर रखने का आरोप लगाया और कहा कि उसका घमंड हद पार कर चुका है। उसी समय एम्परर ने घोषणा कर दी कि प्रिंस कार्लाइल एवरिस्टो को क्राउन प्रिंस के पद से हटा दिया जाता है। बिएट्रिस की रणनीति साफ थी, वो एक ही बार में अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हटाना चाहती थी। लायनल भी मानता है कि इसकी वजह से मार्शियस को अस्थायी रूप से क्राउन प्रिंस जैसा दर्जा मिलने लगा और एम्प्रेस अपनी योजना में सफल हो गई। फिर दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि 3 साल बाद एम्प्रेस जरूर उसकी वापसी रोकने की कोशिश करेगी और मार्शियस को आधिकारिक क्राउन प्रिंस बनाना चाहेगी। लेकिन कार्लाइल आत्मविश्वास से कहता है कि सिंहासन उसी का है और जो भी उसे छीनने की कोशिश करेगा वो उसे खत्म कर देगा। उसका इरादा अपनी ताकत को इतना बढ़ाने का है कि एम्प्रेस भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। इसी वजह से परवेज उसके लिए सबसे सही जगह है। लायनल सोचता है
कि परवेज साम्राज्य की सीमा से काफी दूर है और वहां से ताकत इकट्ठा करना आसान होगा। कार्लाइल हंसते हुए कहता है कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि उसकी होने वाली पत्नी खुद उसे अपने साथ वहां ले जा रही है। लेकिन लायनल फिर भी पूछता है कि क्या वो सच में ऐसी महिला से शादी करेगा जिसे वो ठीक से जानता तक नहीं, क्या उसे पता भी है कि वो कैसी इंसान है। इस पर कार्लाइल बताता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने आशा को देखा है। वह उससे कुछ दिन पहले इंपीरियल कैपिटल में मिल चुका है। उस समय उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक क्लोक पहन रखा था। वह एम्प्रेस की साजिश और अपना टाइटल खोने की वजह से परेशान था और खुद को दोष दे रहा था कि वह पर्याप्त सावधान नहीं रहा। तभी उसे एक नए इन्फॉर्मेंट का लेटर मिला जिसने उससे डील करने की इच्छा जताई थी। कार्लाइल को लगा था कि शायद ये कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ और ही देखने को मिला। उसने उन अफवाहों का फायदा उठाया कि वह खुद को कमरे में बंद करके बैठा है और सीक्रेटली बाहर निकल आया। तभी कुछ गुंडे उसके पास आए और हथियार दिखाकर बोले कि वह नया चेहरा लगता है और उससे कुछ बातें करनी है अगर वह सुरक्षित जाना चाहता है। कार्लाइल जानता था कि अपनी पहचान छिपाने की वजह से वह ज्यादा हंगामा नहीं कर सकता। तभी अचानक एक लड़की की आवाज आई जिसने कहा कि 3 लोगों का एक आदमी पर हमला करना बिल्कुल अनफेयर है। वह आशा थी। उसने कहा कि संख्या बराबर करने के लिए वह दूसरी तरफ शामिल हो जाएगी। गुंडों ने उसे सिर्फ एक लड़की समझकर उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि उसके दिमाग में क्या खराबी है। लेकिन अगले ही पल आशा ने उनमें से एक के चेहरे पर इतना जोरदार पंच मारा कि वह सीधे पीछे जा गिरा। कार्लाइल ये देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि क्या वह कोई वॉरियर है। घबराकर गुंडों ने बाकी लोगों को भी उस पर हमला करने का आदेश दिया। तभी डेकर पीछे से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे कावर्ड कहता है क्योंकि वह अपने छोटे भाई को आगे कर रहा था। फिर डेकर आशा से पूछता है कि क्या वह उन लोगों को मारने वाली है। आशा जवाब देती है कि असल में तो उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए बहुत दयालु सजा होगी। कार्लाइल तुरंत समझ जाता है कि वे लोग किलिंग की बात मजाक में नहीं कर रहे, वे सच में ऐसा कर सकते हैं। तभी डेकर उसे याद दिलाता है कि पैलेस में जाने से पहले उन्हें कैपिटल में कोई ट्रबल खड़ा नहीं करना है। इसलिए आशा आखिरकार उन्हें छोड़ने का फैसला कर लेती है और वे गुंडे जान बचाकर भाग जाते हैं। कार्लाइल उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि उनकी वजह से वह मुसीबत से बच गया। तब डेकर उससे किसी सस्ते और सुविधाजनक हॉस्टल का रास्ता पूछता है। वे बताते हैं कि उनकी टीम सड़क पर सोने की स्थिति में पहुंच गई है क्योंकि कैपिटल में रात बिताने का खर्च बहुत ज्यादा है। आशा बताती है कि उनकी टीम में कुल 5 लोग हैं और अगर नहाने की जगह मिल जाए तो वे सब एक ही कमरे में भी एडजस्ट कर लेंगे। कार्लाइल उन्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वर्तमान में लौटकर लायनल पूछता है कि क्या इसी वजह से वह उस दिन देर से लौटा था। कार्लाइल कहता है कि अगर वह न होता तो शायद वे ना नहा पाते और न ही पैलेस तक पहुंच पाते, नहीं तो लोग उसे ब्रूटल प्रिंसेस की जगह चीफ बेगर कहने लगते। लायनल ये सुनकर दंग रह जाता है कि आशा ने सिर्फ अपने मुक्कों से पूरे गैंग को पीट दिया था। वह कहता है कि अगर कोई उसकी ताकत को गलत समझ ले तो हिज हाइनेस जैसा आदमी भी हार सकता है। कार्लाइल जवाब देता है कि फिर भी एम्प्रेस के लिए इतने कम समय में असैसिन्स भेजकर उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। लायनल मानता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। कार्लाइल आगे कहता है कि परवेज को दोबारा खड़ा करने के लिए आशा उसे कभी धोखा नहीं देगी और न ही अपने कामों से उसे परेशान करेगी। वह बताता है कि उसने आशा को अपने मैंशन में रहने का प्रस्ताव ही दिया था, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि वहां उसे असहज महसूस होगा और वापस हॉस्टल चली गई। कार्लाइल मानता है कि वह बेहद सावधान और समझदार महिला है, इसलिए वह बिना वजह उसके करीब नहीं आना चाहती। फिर वह लायनल से पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उससे बेहतर वाइफ कोई और हो सकती है। आशा अपनी टीम को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बताती है। ये सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वे उसे चेतावनी देते हैं कि ये बहुत खतरनाक है और प्रिंस उसे अपनी साजिश में एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेकर उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस बार उसकी जान दांव पर लगी हुई है, लेकिन आशा शांत आवाज में कहती है कि अगर परवेज को बचाने के लिए उसे खुद को बेचना पड़े तो वो खुद को हजारों बार बेचने के लिए तैयार है। उसके हिसाब से इतनी बड़ी कीमत के बदले ये एक शानदार डील है। वो डेकर को समझाती है कि इस पैसे से इस सर्दी में परवेज का कोई भी इंसान भूख से नहीं मरेगा, घायलों का इलाज करा पाएंगे और खेतों में दोबारा बीज बो पाएंगे। फिर वो डेकर से कहती है कि एक बार उस सूखी और वीरान जमीन की कल्पना करो जो फिर से हरे भरे खेतों से भर जाएगी। वो पूछती है कि अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या कोई दूसरा फैसला लेते। इस समय वो अपने फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है, लेकिन उसकी टीम अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती। फिर भी वे पूछते हैं कि शादी कब होगी। आशा जवाब देती है कि अच्छी बात यह है कि वे लंबी वेडिंग सेरेमनी को छोड़ देंगे और सिर्फ छोटे मैरिज वाउस के बाद सीधे परवेज के लिए निकल जाएंगे। यह सुनकर वे आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर मैरिज वाउस में कितना समय लग सकता है। अगर ये किसी नोबल की शादी भी हो तो इसमें महीनों लग जाते हैं और जब तक वे यहाँ कैपिटल में रुके रहेंगे
तब तक परवेज के लोग शायद भूख से मरने लगेंगे। ये सोचकर आशा तुरंत कार्लाइल के पास पहुंचती है और पूछती है कि वे अगले हफ्ते निकलेंगे या उसके अगले हफ्ते। कार्लाइल जवाब देता है कि जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, लेकिन ये एक शादी है, अगर सब कुछ इतनी जल्दी होगा तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा। फिर वो मजाक में पूछता है कि क्या परवेज में उसका कोई स्वीट हार्ट इंतजार कर रहा है जो उसे इतनी जल्दी लौटना है। आशा सीधा जवाब देती है कि उसके लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। कार्लाइल बताता है कि वो सारी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उसे ड्रेस चुनने के लिए कहता है और बताता है कि जरूरत पड़ने पर उसे मॉडिफाई भी कर दिया जाएगा। इसके बाद वो मिसेस लोपर को तैयारी शुरू करने का आदेश देता है। आशा समझ भी नहीं पाती कि क्या हो रहा है और कुछ ही सेकंड बाद खुद को बाथटब में बैठा हुआ पाती है। तभी उसे समझ आता है कि तैयारी से उनका क्या मतलब था। चारों तरफ मेड्स उसे घेर लेती हैं और जल्दी जल्दी उसके बाल धोने लगती हैं। वे हैरानी से पूछती है कि क्या वो हमेशा अपने बाल ऐसे ही बांध कर रखती थी। उसके बालों की हालत देखकर मिसेस लोपर पूछती है कि क्या वो कभी परफ्यूम या हेयर ऑयल इस्तेमाल करती है। आशा हैरानी से जवाब देती है कि आखिर वो अपने बालों में ऐसी चीजें क्यों लगाएगी। फिर जब वे उसकी कमर पर कॉर्सेट पहनाने की कोशिश करती है तो पूछती है कि क्या उसने जिंदगी में कभी कॉर्सेट नहीं पहना, क्योंकि उन्होंने ऐसी कमर पहले कभी नहीं देखी। वे ये भी कहती है कि वो काफी लंबी है, उसके कंधे चौड़े हैं और बाजुओं में मसल्स हैं, इसलिए स्लीवलेस ड्रेस उसके लिए सही नहीं होगी। फिर वे पर्स स्टाइल और पफ स्लीव्स दोनों को भी मना कर देती हैं क्योंकि उससे उसके कंधे और चौड़े दिखाई देंगे। ये सब झेलने के बाद आशा सिर्फ एक ही बात सोचती है, काश वो अपने घर वापस जा पाती। आखिरकार जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो आशा कार्लाइल के सामने आती है। उसे देखते ही कार्लाइल की नजरें अपनी होने वाली पत्नी पर टिक जाती है। वो कुछ पल तक उसे देखता ही रह जाता है, फिर अचानक कहता है कि अगर कोई उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख ले तो उसे लगेगा कि वो कोई हारी हुई इंसान है। आशा तुरंत जवाब देती है कि वो सच में खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि किसी ने उसे अपनी ड्रेस में एक भी वेपन रखने नहीं दिया जिससे वो जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा कर सके। कार्लाइल फिर मिसेस लोपर से पूछता है कि क्या ये ड्रेस कुछ ज्यादा सिंपल नहीं है, आखिर ये एक इंपीरियल सेलिब्रेशन है। मिसेस लोपर जवाब देती है, मार्किस ने खुद इंसिस्ट किया था कि ड्रेस आरामदायक होनी चाहिए, लेकिन कार्लाइल मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, उसने उसके लिए कुछ और तैयार किया है। फिर वह एक चीज निकालकर मिसेस लोपर को दिखाता है और पूछता है कि क्या ये काफी होगा। उसे देखते ही मिसेस लोपर की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसके सामने लेट क्वीन एवेलिना का बेहद कीमती और चमकदार डायमंड नेकलेस था। वह हैरानी से कहती है कि इतने शानदार नेकलेस के साथ सिंपल ड्रेस ही सबसे अच्छी लगेगी, और उसे विश्वास नहीं होता कि हिज हाइनेस इतनी कीमती चीज किसी को दे रहा है। आशा नेकलेस को देखकर पूछती है कि क्या ये रूबी है। ये सुनकर मिसेस लोपर लगभग बेहोश होने वाली हो जाती है और पूछती है कि क्या वह सिर्फ देखकर ही ऐसा सोच रही है। आशा मन ही मन सोचती है कि शायद उसे ज्वेलरी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ कार्लाइल समझ जाता है कि जिसने पूरी जिंदगी युद्ध में बिताई हो उसे ज्वेलरी की कीमतों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। फिर वह उससे कहता है कि अगर वह इस नेकलेस को बेच दे तो करीब 100 आर्मी हॉर्सेस खरीद सकती है। ये सुनते ही आशा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह पूछती है कि क्या इसकी कीमत 10 लाख वेरोना से भी ज्यादा है। कार्लाइल खुद उसके गले में नेकलेस पहनाता है और कहता है कि इसे एडवांस पेमेंट समझ लो। आशा तुरंत हिसाब लगाने लगती है कि इतने पैसों से 100 घोड़े खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शायद पहले खाना खरीदना ज्यादा जरूरी होगा। तभी कार्लाइल उसके पास आकर उसकी खुशबू महसूस करता है और पूछता है कि उसने कौन सा परफ्यूम लगाया है। आशा बताती है कि मेड्स कई परफ्यूम्स लाई थीं जिनमें फूलों और फलों की खुशबू थी, लेकिन उसे घास जैसी खुशबू वाला परफ्यूम पसंद आया, इसीलिए उसने वही चुना। कार्लाइल कुछ पल तक उसे देखता रहता है। आशा पूछती है कि क्या हुआ, तब वह जवाब देता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यही खुशबू चुनेगी। फिर वह कहता है कि आखिरकार इस नेकलेस को उसका असली मालिक मिल गया। ये कहते हुए वह हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे को हल्के से छूता है और कहता है कि ये उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद वह मिसेस लोपर को वाउ सेरेमनी की बाकी तैयारियां पूरी करने का आदेश देता है। कार्लाइल का हाथ महसूस करके आशा सोचती है कि उसे लगा था क्राउन प्रिंस के हाथ नरम होंगे, लेकिन उसके हाथ किसी वॉरियर की तरह मजबूत और खुरदरे थे। इसी दौरान उसे महसूस होता है कि उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई है। वह समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर खुद को समझाती है कि इतने बड़े बैटलफील्ड कमांडर के हाथ ऐसे होना स्वाभाविक है, लेकिन अगले ही पल उसके विचार फिर से घोड़ों और बैसों की तरफ लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद कार्लाइल और आशा की शादी के दिन मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं और चर्चा करते हैं कि हिज हाइनेस ने आशा से शादी क्यों की। कई लोग कहते हैं कि अगर कार्लाइल दोबारा क्राउन प्रिंस बन गया तो वह तुरंत उसे छोड़ देगा, और वैसे भी
क्राउन प्रिंस की संभावित दुल्हनों में से एक सिसिलिया कभी चुप बैठने वाली नहीं है। सिसिलिया खुद सोचती है कि कार्लाइल ने मार्किस परवेज से शादी इसीलिए स्वीकार की क्योंकि परवेज साम्राज्य की मुख्य सीमा से बाहर एक तरह का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र है जहां जो भी हो रॉयल फैमिली सीधे दखल नहीं दे सकती। वह ये भी मानती है कि शायद कार्लाइल इस शादी के जरिए अपने लिए सही पत्नी की परीक्षा ले रहा है। भले ही बहुत से लोग अब उस पद की उम्मीद छोड़ चुके हों, लेकिन सिसिलिया के लिए अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। सिसिलिया को पूरा भरोसा था कि हालात उसके पक्ष में है क्योंकि गोल्डन आइज इंपीरियल फैमिली का प्रतीक मानी जाती थी। रॉयल कंसॉर्ट बनने के लिए गोल्डन आइज होना एक बड़ा एडवांटेज था। यही वजह थी कि सिर्फ एम्परर ही नहीं बल्कि उसकी पसंदीदा मिस्ट्रेस विवियाना के भी गोल्डन आइज थे। सिसिलिया मानती थी कि मार्किस परवेज जैसी किसी लड़की से कहीं ज्यादा वह क्राउन प्रिंस के योग्य है और वह जल्द ही सबको ये बात साबित करके दिखा देगी। तभी हिज मैजेस्टी और एम्परेस ग्रैंड हॉल में प्रवेश करते हैं। उनके साथ टेम्पल के चीफ प्रीस्ट गैब्रियल नॉक्स भी मौजूद होते हैं। मेहमानों की नजर तुरंत उन पर जाती है और वे आपस में बातें करने लगते हैं। गैब्रियल खुद इस शादी की सेरेमनी कराने वाला है। कुछ लोग सिसिलिया और गैब्रियल को कैपिटल का सबसे सुंदर पुरुष और महिला कहकर उनकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे यह भी कहते हैं कि दुल्हन चाहे जितनी सज जाए फिर भी कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। उनके हिसाब से वे हमेशा किसी बारबेरियन रूलर जैसी ही दिखाई देगी। इसलिए आज कार्लाइल के लिए सबसे बड़ी किस्मत यही होगी कि उसे उसकी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। तभी प्रिंस कार्लाइल केंड्रिक और मार्किस एशा की घोषणा होती है। सभी मेहमान उनकी तरफ देखने के लिए मुड़ते हैं और दुल्हन को देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि वो इतनी अलग दिख रही थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। तभी उनकी नजर उसके गले में पड़े लेट क्वीन एवेलिना के लेजेंडरी नेकलेस पर जाती है जो एम्परर ने कभी क्वीन एवेलिना को शादी के समय गिफ्ट किया था। एक महिला हैरानी से कहती है कि क्या हिज हाइनेस ने सच में क्वीन एवेलिना की विरासत तक दे दी। दूसरी जवाब देती है कि नहीं, यह सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। सिसिलिया यह सब देखकर खुश नहीं होती, खासकर जब वो नेकलेस आशा के गले में देखती है। इसके बाद गैब्रियल सबको बैठने के लिए कहता है और घोषणा करता है कि वे एम्पायर के फर्स्ट प्रिंस और मार्किस आशा की शादी के गवाह बनने वाले हैं। फिर वो वाउस पढ़ना शुरू करता है और दोनों को रिंग्स एक्सचेंज करने के लिए कहता है। जैसे ही कार्लाइल उसकी उंगली में रिंग पहनाता है वो धीरे से सलाह देता है कि अगर कभी वो इसे बेचना चाहे तो किसी ज्वेलर को नहीं बल्कि ऑक्शन हाउस में बेचे क्योंकि वहां इसकी कीमत कई गुना ज्यादा मिलेगी। आशा उसकी बात को गंभीरता से सोचने लगती है। कार्लाइल मन ही मन सोचता है कि शायद यहाँ मौजूद किसी को नहीं पता कि ये रिंग उसके लिए सिर्फ एक इमरजेंसी फंड की तरह है। फिर वो अपनी पत्नी की तरफ देखकर सोचता है कि उसके अंदर एक अलग ही रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है जो उसे और आकर्षक बनाती है। गैब्रियल दोनों को मैरिज प्लेज पर साइन करने के लिए कहता है और जब वे साइन कर देते हैं तो वो रॉयल इंपीरियल और डिवाइन लॉ के तहत उन्हें पति पत्नी घोषित कर देता है। कार्लाइल मन ही मन संतुष्ट होता है क्योंकि अब कोई भी इस रिश्ते को नकार नहीं सकता। गैब्रियल आगे कहता है कि अब उन्हें इस रिश्ते को जिम्मेदारी और सच्चे प्रेम के साथ निभाना होगा। कार्लाइल सोचता है कि उसने ये शादी सिर्फ अपने फायदे के लिए की थी, लेकिन अपने पिता और एम्प्रेस के नाराज चेहरे देखकर उसे अजीब सी तसल्ली मिल रही है। तभी गैब्रियल घोषणा करता है कि अब हस्बैंड और वाइफ के रूप में उन्हें अपना पहला किस करना होगा। आशा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि यह भी खत्म हो जाए ताकि वो घर लौट सके, लेकिन कार्लाइल उसके चेहरे का भाव पढ़ लेता है और समझ जाता है कि वो बस जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती है। इसलिए वो तय करता है कि उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वो उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और गहराई से किस करता है। किस खत्म होने के बाद वो उसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। आशा उसे घूरती है और कहती है कि कम से कम आराम से तो कर सकता था। कार्लाइल मजाक में जवाब देता है कि अगर उसका बोर्डम दूर करने का यही तरीका हो तो। गैब्रियल उसका व्यवहार देखकर शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि लॉर्ड लापेल को उसका शरीर और मन दोनों शुद्ध करने की जरूरत है, लेकिन कार्लाइल हंसकर कहता है कि लॉर्ड लापेल जरूर न्यूलीवेड कपल की पैशन को समझेंगे। दूसरी तरफ डेकर को याद आता है कि आशा ने तुरंत परवेज लौटने से मना कर दिया था क्योंकि कुछ जरूरी काम बाकी थे। उसने उसे पहले वापस भेज दिया था ताकि सप्लाईज पहुंचाई जा सके और कार्लाइल के रहने के लिए कैसल में उचित व्यवस्था की जा सके। रास्ते भर डेकर यही सोचता रहता है कि वो लोगों को कैसे समझाएगा कि क्राउन प्रिंस अब परवेज में रहने आने वाला है। जब वो वहां पहुंचता है तो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उसके साथ आए नाइट्स को देखकर सवाल पूछते हैं। तब डेकर बताता है
कि आशा ने क्राउन प्रिंस से शादी कर ली है। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं और एक साथ सवालों की बारिश कर देते हैं। क्या उनकी लेडी अब क्राउन प्रिंसेस बन गई है? क्या क्राउन प्रिंस सच में यहाँ रहने आएगा? क्या 3 साल बाद उनका डिवोर्स हो जाएगा? और क्या डेकर ने ये सब अपनी आंखों से देखा है? डेकर उन्हें समझाता है कि हिज हाइनेस का कुछ पर्सनल बिजनेस एम्पायर की सीमाओं के बाहर है, इसलिए इलाके को दोबारा खड़ा करने के लिए सप्लाईज की जरूरत है। वो यह भी कहता है कि फिलहाल दोनों के इंटरेस्ट्स एक जैसे हैं, इसलिए लोग मानते हैं कि वे सिर्फ 3 साल साथ रहेंगे। ये सुनकर एक महिला निराश होकर कहती है कि उन्होंने खाने का सामान मंगवाया था, क्राउन प्रिंस नहीं। तभी टीम का एक सदस्य बताता है कि उसे आशा की चिंता हो रही थी क्योंकि रास्ते में उन पर कई बार हमला हुआ था। उसे याद आता है कि कार्लाइल ने उनके साथ नाइट्स भेजे थे और उसने सोचा था कि शायद वो उन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तभी रास्ते में बैंडिट्स ने हमला कर दिया था। हमला शुरू होने से पहले ही कार्लाइल के नाइट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और डिफेंसिव फॉर्मेशन बना ली। तब सबको लगा कि शायद हिज हाइनेस को पहले से पता था कि उन पर हमला होने वाला है, इसलिए उसने सुरक्षा के लिए नाइट्स भेजे थे। डेकर गंभीर होकर कहता है कि अब आशा एक खतरनाक स्थिति में फंस चुकी है क्योंकि इंपीरियल फैमिली के मेंबर बनते ही उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ गई है और अब उसकी जान को कई तरह के खतरे हैं। लेकिन फिर वो खुद ही कहता है कि अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। वो उम्मीद करता है कि जैसा आशा ने कहा था, ये रिश्ता सिर्फ पैसे और जरूरतों पर आधारित रहेगा, इसलिए कम से कम उन्हें उस जगह को ठीक कर लेना चाहिए जहां हिज हाइनेस रहने वाला है। वो सबको याद दिलाता है कि कार्लाइल को पहुंचने में करीब 1 महीना लगेगा, इसलिए सबको मेहनत करनी होगी। फिर भी डेकर के मन में चिंता बनी रहती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि कार्लाइल सच में उनका साथी है या आशा के लिए एक नया खतरा। कुछ दिनों बाद इंपीरियल पैलेस में कार्लाइल मार्टियस से कहता है कि अब उसे एम्पायर के दक्षिणी हिस्से की रक्षा करनी होगी और पूछता है कि क्या उसे कोई सवाल है। मार्टियस पूरी तरह उलझाता है और पूछता है कि आखिर उसे दक्षिण की रक्षा क्यों करनी चाहिए। कार्लाइल तुरंत जवाब देता है कि अब जबकि उसे उत्तराधिकारी जैसा दर्जा दिया जा रहा है तो उसे वही काम भी करने होंगे जो अब तक क्राउन प्रिंस करता आया है। वो याद दिलाता है कि सालों से वो बैटलफील्ड में घूम घूम कर एम्पायर की रक्षा करता रहा है। फिर व्यंग्य करते हुए कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस साल में 2 या 3 बार आने वाले विशाल मॉन्स्टर्स से लड़ना होता है और छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स संभालने होते हैं। मार्टियस के चेहरे का डर देखकर साफ समझ आता है कि वो पहले ही घबरा चुका है। वही एम्परर भी निराश दिखाई देता है। कार्लाइल मन ही मन उन्हें मूर्ख कहता है और सोचता है कि अब शायद उन्हें असली जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा होगा। पहले वो मार्टियस को सिर्फ आसान काम देने वाला था, लेकिन अब जब वो परवेज जाने वाला है तो सारी जिम्मेदारियां उसी के सिर पर छोड़ देगा। इसके बाद एम्परर मिलिट्री पावर और बजट की बातें छेड़ता है जो उसने कार्लाइल को दी है। कार्लाइल मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो उसके डाउरी और मूविंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। एम्परर मजबूरी में हाँ कह देता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि नाम का प्रिंस होते हुए भी उसका बेटा अब परवेज जा रहा है और एक दामाद की तरह डाउरी लेकर जा रहा है। एम्परर मजबूरी में मान जाता है और कहता है कि अगर कार्लाइल इसे मूविंग कॉस्ट कहना चाहता है तो ठीक है, लेकिन वो पूछता है कि क्या परवेज जैसी जगह के लिए 50 मिलियन वरोना कुछ ज्यादा नहीं है। मार्टियस भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहता है कि परवेज के लिए इतनी बड़ी रकम देना बेकार है और उसे समझ नहीं आता कि 50 मिलियन वरोना वहां की कौन सी समस्या हल कर देगा। यह सुनते ही कार्लाइल उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि ऐसी बातें करने से पहले उसे थोड़ा सोच लेना चाहिए। फिर वो सीधे पूछता है कि क्या वो कभी किसी युद्ध में गया भी है और उसे याद दिलाता है कि परवेज को लोआरे ट्राइब के खिलाफ युद्ध जीतने में पूरे 28 साल लग गए थे। इतने लंबे समय में न जाने कितने शहर, गांव और खेत बर्बाद हो चुके हैं और उन्हें दोबारा खड़ा करने में कितना पैसा और समय लगेगा इसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं है। कार्लाइल उसे डांटते हुए कहता है कि अगर उसे सच में लगता है कि 50 मिलियन वरोना बहुत ज्यादा है तो उसे और पढ़ाई करनी चाहिए। बाद में अपने चेंबर में लौटकर कार्लाइल कहता है कि उसके पिता को मार्टियस को अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां एक ही रात में उसके सिर पर डाल दी गई हैं। फिर उसे एम्परर और मार्टियस के चेहरे याद आते हैं और वो हंसने लगता है। वो आशा और वाइकाउंट जाइल्स लपेल से कहता है कि काश वे दोनों भी उनके बेवकूफ चेहरे देख पाते। उन्हें मिलिट्री अफेयर्स की बुनियादी बातें तक नहीं पता थी। यह सुनकर आशा पूछती है कि क्या मिलिट्री पावर कोई खास अथॉरिटी नहीं होती और अगर होती है तो मार्टियस उसे लेने से इतना डर क्यों रहा था। कार्लाइल समझाता है कि जिस मिलिट्री अथॉरिटी की बात की जा रही है वो सिर्फ बैटलफील्ड कमांड अथॉरिटी है जो एम्परर के आदेश पर युद्ध में भाग लेने के बाद मिलती है। असली अधिकार
तो सिर्फ एम्परर के पास होता है, जो सेना भेज सकता है या युद्ध घोषित कर सकता है। वो आगे कहता है कि अगर सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप होने के कारण हार की जिम्मेदारी भी उसी पर आती है, तो सोचो अगर वो अपने किसी भी युद्ध में हार गया होता तो लोग उसे कब का दोषी ठहरा चुके होते। वाइकाउंट जाइल्स मन ही मन समझ जाता है कि एम्परर असल में कार्लाइल को इंपीरियल पैलेस से दूर करना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारियां और अथॉरिटी फिर भी उसी के सिर पर छोड़ दी गई थी। वो आशा की तरफ देखकर कहता है कि ये बात तो किसी गांव की लड़की तक समझ सकती है। फिर मजाक में पूछता है कि क्या उसे नहीं लगता कि उसका हस्बैंड बहुत महान है। आशा जवाब देती है कि उसकी जिंदगी तो किसी जलते हुए नर्क जैसी रही होगी, लेकिन इतने अन्याय सहने के बाद भी उसने कुछ गलत नहीं किया। ये बात अपने आप में काबिले तारीफ है। कार्लाइल तुरंत पूछता है कि वो उसकी तारीफ कर रही है या इंसल्ट। आशा पूरी गंभीरता से कहती है कि ये एक सच्ची तारीफ है। कार्लाइल मन ही मन सोचता है कि अगर यही बात कोई और कहता तो शायद उसे खोखली लगती, लेकिन आशा की बात दिल से निकली हुई लग रही थी, इसलिए वो अलग महसूस हुई। तभी वाइकाउंट जाइल्स कहता है कि अगर वे एक ही नाव में सफर करना चाहते हैं तो उनके गोल्स भी एक जैसे होने चाहिए। लेकिन मार्किस परवेज को देखकर लगता है कि उसे अभी बहुत कम जानकारी है। फिर वो कहता है कि अगर लॉर्ड लपेल ऐसा सोचते हैं तो वो इस पर विचार करने को तैयार है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि ये उनकी पहली मुलाकात है और उन्होंने अभी तक ठीक से परिचय भी नहीं किया। कार्लाइल आशा से वाइकाउंट जाइल्स लपेल का परिचय कराता है और बताता है कि वो उसका टीचर, मेंटर और रोल मॉडल है, साथ ही ऐसा इंसान है जिसे उसके दुश्मन सबसे पहले खत्म करना चाहते हैं। कार्लाइल ये भी कहता है कि अगर किसी को उसकी शादी का सबसे ज्यादा विरोध करना चाहिए था तो वो यही आदमी था। लेकिन वाइकाउंट जाइल्स जवाब देता है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी है, क्योंकि एम्प्रेस की साजिश में फंसकर कार्लाइल क्राउन प्रिंस का पद खो चुका है, इसलिए अब उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। इसके बाद वो आशा से पूछता है कि वो कार्लाइल के बारे में कितना जानती है। आशा जवाब देती है कि वो बस इतना जानती है कि कार्लाइल जन्म से क्राउन प्रिंस रहा है और एम्पायर का सबसे शक्तिशाली नाइट माना जाता है। ये सुनकर वाइकाउंट जाइल्स बताता है कि कार्लाइल का जन्म एजे रेजाई यानी वॉर एंड विक्ट्री के गॉड के ब्लेसिंग के साथ हुआ था। उसकी प्रतिभा बचपन से ही हर तरह की कॉम्बैट टेक्निक में दिखाई देने लगी थी। आशा हैरानी से पूछती है कि क्या सच में किसी गॉड का ब्लेसिंग जैसी कोई चीज होती है। वाइकाउंट जाइल्स बताता है कि कार्लाइल के जन्म के समय टेम्पल से एक प्रोफेसी आई थी और बाद में कार्लाइल ने अपनी उपलब्धियों से साबित कर दिया कि वो प्रोफेसी झूठी नहीं थी। वो आगे कहता है कि एम्पायर में शांति बनाए रखने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति भी कार्लाइल ही था, क्योंकि वो लगातार एक बैटलफील्ड से दूसरे बैटलफील्ड तक जाता रहता था। वाइकाउंट जाइल्स बुक जताते हुए कहता है कि इतने महान इंसान को क्राउन प्रिंस के पद से हटाना बहुत बड़ी गलती थी। उसे समझ नहीं आता कि लोग इतनी सस्ती चाल चलकर क्राउन प्रिंस की पोजीशन तक को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। कार्लाइल उसे शांत रहने के लिए कहता है और मजाक में बोलता है कि शायद यह भी किसी ब्लेसिंग का हिस्सा हो, लेकिन जाइल्स तुरंत जवाब देता है कि उसे तो यह ब्लेसिंग से ज्यादा कर्स लगता है। फिर वो गंभीर होकर कहता है कि अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो उन्हें कुछ करना होगा। वो कार्लाइल को याद दिलाता है कि उस पर अपने पिता के सिंहासन पर नजर रखने का झूठा आरोप लगाया गया था और वे इस मामले पर चुप नहीं रह सकते। आशा यह सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि क्या वो आरोप सच में झूठा था। वाइकाउंट जाइल्स जोर देकर कहता है कि बिल्कुल झूठा था। फिर वो बताता है कि परवेज की बॉर्डर टेरिटरी भी इस पूरी लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आशा पूछती है कि फिर उसे क्या करना चाहिए। तब वाइकाउंट जाइल्स समझाता है कि एम्प्रेस और प्रिंस मार्टियस आने वाले समय में कार्लाइल की रेपुटेशन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए जब वो समय आए तो उसे कार्लाइल की रक्षा करनी होगी और उसके नाम को बदनाम होने से बचाना होगा। आशा हैरानी से पूछती है कि क्या उसे सच में दिन रात प्रिंस कार्लाइल की रक्षा करनी होगी। यह सुनकर कार्लाइल हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि अपनी शारीरिक सुरक्षा वो खुद कर सकता है, इसलिए उसे उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक पत्नी के रूप में उसकी ढाल बनना होगा। तभी वाइकाउंट जाइल्स समझाता है कि इंपीरियल फैमिली अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को लेकर बहुत संवेदनशील है। इसी वजह से कार्लाइल पहले खुलकर कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब आशा की वजह से उसे एम्पायर से दूर एक रिमोट रीजन में जाने का मौका मिल गया है, जहां वो इंपीरियल फैमिली की नजरों से दूर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि एम्प्रेस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। यह सुनकर आशा सोचने लगती है कि क्या कार्लाइल ने शादी का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था ताकि वो परवेज में अपनी शक्ति बढ़ा सके। वाइकाउंट जाइल्स उसे चेतावनी देता है कि एम्प्रेस जरूर उसे डिवोर्स के लिए उकसाने की कोशिश करेगी और हालात के अनुसार बहुत गंभीर घटनाएं भी हो सकती है। यह सुनकर आशा मन ही मन सोचती है कि यह स्थिति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिर वो सीधे कार्लाइल से पूछ बैठती है कि क्या सच में वो परवेज में जाकर हाई ट्रीजन जैसी चीज की तैयारी करने वाला है। कार्लाइल हंस पड़ता है और स्वीकार करता है कि उसे भी थोड़ी चिंता है। वो समझाता है कि जब वो लगातार बैटलफील्ड में था तब एम्प्रेस ने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी, इसलिए अब उसे
एक जगह टिककर अपनी शक्ति इकट्ठा करनी होगी। वाइकाउंट जाइल्स भी जोड़ता है कि आम जनता अभी भी चाहती है कि कार्लाइल दोबारा क्राउन प्रिंस बने। कुछ देर बाद आशा कार्लाइल से कहती है कि परवेज पहुंचने तक वो अपना ख्याल रखे और वादा करती है कि वहां पहुंचने के बाद वो उसके कामों में दखल नहीं देगी। वो यह भी कहती है कि जितना उसके बस में होगा वो उसकी ढाल बनेगी ताकि उनकी शादी बनी रहे और समय आने पर वे शांति से अलग हो सके। कार्लाइल जवाब देता है कि वो अपना ध्यान खुद रख लेगा और चाहता है कि वे दोनों जितना हो सके सुरक्षित रहे। आशा कुछ पल के लिए सोचती है कि क्या वो सच में उसकी चिंता कर रहा था। फिर वो उसे पहले ही बता देती है कि परवेज पहुंचने के बाद उसे अपनी जरूरत की हर चीज साथ लानी होगी। कार्लाइल मजाक में पूछता है कि क्या वो उसे एक सुई तक उधार देने को भी फिजूल खर्च समझती है। आशा तुरंत जवाब देती है कि बात वैसी नहीं है, बल्कि परवेज में सचमुच कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि जरूरत पड़े तो वो उसे एक सुई जरूर दे सकती है, लेकिन उसकी क्वालिटी इंपीरियल पैलेस वाली चीजों जैसी नहीं होगी। कार्लाइल हंसकर कहता है कि चिंता मत करो, उसने अपनी जरूरत की हर चीज पहले ही लिस्ट में लिख रखी है। फिर मजाक करते हुए कहता है कि अगर वो अपनी किसी चीज से ऊब गया तो उसे फेंक देगा और आशा चाहे तो उसे उठाकर इस्तेमाल कर सकती है। आशा पूरी गंभीरता से झुककर उसका धन्यवाद करती है, लेकिन कार्लाइल को उसका इतना फॉर्मल व्यवहार पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उससे जरूरत से ज्यादा दूरी बनाए रखती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार परवेज के लिए रवाना होने का दिन आ जाता है। वहां पहुंचकर आशा हैरान रह जाती है क्योंकि चारों तरफ खाने और सामान से भरे अनगिनत बक्से रखे हुए थे। कार्लाइल मुस्कुराकर पूछता है कि क्या उसे यह सब पसंद आया। आशा कहती है कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। कार्लाइल भी मानता है कि शायद उसके पिता ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। आशा उन बक्सों को देखकर सोचती है कि अगर उनका थोड़ा सा हिस्सा भी परवेज पहुंच गया तो उनका इलाका बहुत समृद्ध हो जाएगा। उसे यकीन हो जाता है कि उसने सही फैसला लिया था, क्योंकि इस मौके के बिना परवेज शायद कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद कार्लाइल सबको चलने का आदेश देता है। रास्ते में लोग उसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं और क्राउन प्रिंस के लिए जोर जोर से खुशियां मनाने लगते हैं। यह देखकर आशा सोचती है कि कार्लाइल लोगों के बीच उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। फिर वो लाइनर से कहती है कि लगता है हिज हाइनेस सच में लोगों से प्यार करता है। लाइनर तुरंत पूछता है कि क्या वो व्यंग्य कर रही है। आशा जवाब देती है कि उसका एक हिस्सा इस बात पर विश्वास करता है और दूसरा हिस्सा नहीं करता। लाइनर समझाता है कि यह सब योजना का हिस्सा है। कार्लाइल को जनता का भरोसा जीतना होगा ताकि वो दोबारा क्राउन प्रिंस बन सके और शांति से सिंहासन हासिल कर सके। फिर वो आशा से कहता है कि उसे भविष्य में हिज हाइनेस कार्लाइल की सेवा करने की आदत डाल लेनी चाहिए। यह सुनकर आशा सोचती है कि क्या कार्लाइल सच में अपने हर कदम की गणना करता है। कुछ देर बाद कार्लाइल कैरेज में बैठता है और थके हुए अंदाज में कहता है कि वो बहुत थक गया है। आशा उसे देखती रहती है। तब वो पूछता है कि अब वो अगला नाटक कहाँ करने वाला है। लाइनर जवाब देता है कि अगला पड़ाव ओंडम होगा और वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। फिर कार्लाइल आशा से पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। आशा जवाब देती है कि लोगों और उसके बीच की दूरी बहुत कम थी, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उनके बीच बहुत लंबी दूरी मौजूद हो। कार्लाइल पूछता है कि क्या वो कहना चाहती है कि वो कुछ गलत कर रहा है। फिर वो कहता है कि लोग उसे जितना दूर समझते हैं उतना ही वो उनके लिए एक देवता बनने को तैयार है। आशा सोचती है कि शायद वो लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह सब करता है। पहली नजर में यह उसे एक नाटक जैसा लगता है, ऐसा नाटक जिसे देखने के लिए कोई पैसे भी न दे। लेकिन फिर भी उसे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता, क्योंकि कैपिटल के लोग दुनिया को शायद इसी नजर से देखते हैं। रात होने पर काफिला रुक जाता है और सब लोग कैंप लगाकर आराम करने की तैयारी करते हैं। गार्ड्स को आग जलाने, लकड़ियां इकट्ठा करने और बारी बारी से पहरा देने का आदेश दिया जाता है। थोड़ी देर बाद एक नाइट आकर बताता है कि उनका सामान टेंट में रख दिया गया है और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वे बेझिझक बुला सकते हैं। आशा हैरान होकर पूछती है कि उनका सामान से उसका क्या मतलब है। नाइट उल्टा पूछता है कि क्या उसने गलती से किसी और का सामान रख दिया। तभी कार्लाइल मुस्कुराता है और उसे याद दिलाता है कि उसने अलग टेंट में सोने का फैसला किया था। फिर वो नाइट को जाने का आदेश दे देता है। आशा कार्लाइल से कहती है कि उसे लगता है सर्वेंट्स गलती से उसका सामान उसके टेंट में रख गए हैं। कार्लाइल जवाब देता है कि वो सुन सकता है, इसलिए उसे एक ही बात 2 बार समझाने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूछता है कि क्या वो सच में अलग टेंट में सोना चाहती है। आशा झिझकते हुए कहती है कि बात वैसी नहीं है। कार्लाइल कहता है कि अगर ऐसा है तो बेवजह सर्वेंट्स को परेशान न करें और उसके टेंट में ही सो जाए। वो याद दिलाता है कि वो सिर्फ कागज पर पति पत्नी है। आखिरकार आशा मान जाती है और कहती है कि अगर उसे कोई परेशानी नहीं है तो वो भी ठीक है, लेकिन कार्लाइल उसके जवाब पूरा करने से पहले ही बाहर निकल जाता है। अकेले में आशा को वे सारी अफवाहें याद आने लगती है जिनमें कहा जाता था कि कार्लाइल बैटलफील्ड में भी महिलाओं की तलाश करता था। वो सोचती है कि शायद उसके लिए उसके जैसी लड़की के साथ एंड शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर वो खुद को समझाती है कि वे सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। एक ही टेंट में सोना आखिर इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बाद में वो कार्लाइल को उसकी शर्ट देते हुए
माफी मांगती है कि उससे थोड़ी लापरवाही हो गई। कार्लाइल उसे आश्वस्त करता है कि कोई समस्या नहीं है। उसी दौरान आशा अपने पुराने दिनों को याद करती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि बैटलफील्ड में उसने कई बार दूसरे सैनिकों के साथ खुले आसमान के नीचे रात बिताई है, इसलिए अब एक ही टेंट में सोना कोई असामान्य बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी वह महसूस करती है कि यह अलग है, क्योंकि अब वह किसी दूसरे परिवार के पुरुष के साथ एक टेंट में है। भले ही यह शादी सिर्फ नाम की हो, वह खुद को डांटती है कि वह इतनी छोटी बातों को लेकर क्यों परेशान हो रही है, क्योंकि वह कैपिटल की उन लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें बहुत सावधानी से पाला गया था। उसे याद आता है कि बचपन में खेलते खेलते वह अक्सर अपने भाइयों के कमरे में ही सो जाती थी, लेकिन बड़ी होने के बाद उसने कभी किसी पुरुष के साथ एक कमरा साझा नहीं किया। वह सोचती है कि अगर आज उसका परिवार उसे देख पाता तो क्या सोचता। वह इस बात के लिए आभारी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से परवेज में बेहिसाब धन और संसाधन पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में चिंता बनी रहती है, क्योंकि परवेज का भविष्य और उसकी किस्मत अब काफी हद तक लॉर्ड कार्लाइल के हाथों में थी। आशा मन ही मन परवेज की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। वो खुद से कहती है कि वही परवेज की सबसे आगे खड़ी रहने वाली वॉरियर है और उसी की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की रक्षा करे। फिर वो खुद को डांटते हुए कहती है कि उसे ऐसी कमजोर बातें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि कार्लाइल के साथ ये डील उसी ने अपनी मर्जी से की थी। वो अपना चेहरा ठंडे पानी में डुबो देती है और खुद को शांत रहने के लिए समझाती है, क्योंकि उसने जो रास्ता चुना है उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उसी की है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कार्लाइल पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। वो हैरान रह जाता है कि उसने इतनी जोर से अपना चेहरा बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबो दिया। वो सोचता है कि उसने आज तक किसी महिला को इस तरह चेहरा धोते नहीं देखा। फिर वो खुद पानी को छूकर देखता है और सोचता है कि अगर वो इतनी जोर से सिर मारती रही तो कहीं उसके दांत ही ना टूट जाए। पानी की ठंडक महसूस करके वो और भी चौंक जाता है, क्योंकि पानी बेहद ठंडा था। फिर भी उसके मन में यही आता है कि आशा सच में बहुत अलग और दिलचस्प लड़की है। रात को टेंट में कार्लाइल उससे पूछता है कि क्या वो सच में जमीन पर सोने वाली है। आशा हैरानी से पूछती है कि अगर जमीन पर नहीं तो फिर कहाँ। कार्लाइल कहता है कि अगर उसे जानबूझकर असुविधा में रहने का शौक है तो वो उसे नहीं रोकेगा। इतना कहकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है और बताता है कि यहाँ उत्तर के करीब होने की वजह से पानी और भी ज्यादा ठंडा है। कुछ ही पल में वो पूरी तरह शर्ट उतार देता है, लेकिन आशा उसके बिना शर्ट के खड़े होने से बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। वो सामान्य आवाज में कहती है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, असली ठंड तो ऑटम आने पर पड़ेगी। कार्लाइल मन ही मन निराश हो जाता है और सोचता है कि वो उसे ऐसे देख रही है जैसे कोई गाय या मुर्गी को देखता है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं। फिर वो कहता है कि चाहे पत्नी के रूप में या कुछ समय के लिए हेल्पर बनकर ही सही, अगर वो उसकी ड्रेस पहनने में मदद कर दे तो अच्छा होगा। आशा तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि उसके ध्यान में ये बात आई ही नहीं। वो उसके पास आकर कहती है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उम्मीद है वो उसे माफ कर देगा। कार्लाइल फिर से उसके जरूरत से ज्यादा फॉर्मल व्यवहार से निराश हो जाता है। वो महसूस करता है कि आशा का पूरा ध्यान सिर्फ उसे कपड़े पहनाने पर है। उसे लोगों की बातें याद आती है कि उसका शरीर ऐसा है जिसे देखकर कोई भी महिला मोहित हो सकती है, लेकिन वो सोचता है कि कहीं ये बात सिर्फ दूसरे मर्दों के लिए तो सच नहीं थी, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी बैटलफील्ड में बिताई है और कभी किसी महिला के सामने कपड़े उतारने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए उसे खुद भी नहीं पता कि सच क्या है। जब आशा उसे पूरी तरह तैयार कर देती है तो पूछती है कि क्या कोई परेशानी है। कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि दिल थोड़ा परेशान है, लेकिन बाकी सब ठीक है। आशा समझ नहीं पाती कि उसका मतलब क्या है। तब वो बात टाल देता है और कहता है कि कुछ नहीं, अब उसे सो जाना चाहिए। आशा मन ही मन सोचती है कि शायद उसे सर्वेंट जितनी अच्छी तरह कपड़े पहनाना नहीं आया, लेकिन क्या इतनी सी बात जताने की भी जरूरत थी। फिर वो खुद से कहती है कि अगर पति पत्नी होने के नाते यही जिम्मेदारी निभानी है तो उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वो यह भी सोचती है कि कार्लाइल पहले ही बहुत सी महिलाओं के साथ रह चुका होगा, इसलिए शायद उसके जैसी लड़की में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद कार्लाइल कहता है कि वो लैंप बुझा रहा है। आशा सिर्फ ठीक है कहकर जवाब देती है। रात की बीच कार्लाइल की नजर उसके बिस्तर पर जाती है और वो पूछता है कि इतनी पतली चादर पर सोने से उसकी पीठ में दर्द नहीं होता। आशा मुस्कुराकर कहती है कि वो तो रोज सिर्फ एक क्लोक बिछाकर जमीन पर सोती थी, इसलिए ये तो उसके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं है। फिर कार्लाइल उससे परवेज के बारे में बताने के लिए कहता है, क्योंकि वे जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं और वो पहले से सब कुछ जानना चाहता है। आशा पूछती है कि उसे किस बात की जिज्ञासा है। कार्लाइल सबसे पहले वहां की सर्दियों के बारे में पूछता है। आशा कहती है कि इसने
दूसरी जगहों की ठंड कभी देखी नहीं, इसलिए तुलना नहीं कर सकती। लेकिन एक मर्चेंट ने उसे बताया था कि बिस्तरों की दर्दियों की है। वहां की ठंड इतनी भयानक होती है कि शरीर तक सिकुड़ने लगता है। ये सुनकर कार्लाइल जोर से हंस पड़ता है। आशा मन ही मन सोचती है कि क्या कैपिटल के नोबल्स बातचीत के दौरान दूसरे की बात पर इस तरह हंसते हैं। फिर कार्लाइल उससे पूछता है कि क्या सच में उसी ने लुआयर ट्राइब के लीडर का सिर काटा था। आशा बिना झिझक हाँ कह देती है। कार्लाइल कहता है कि अगर वे सच में लुआयर ट्राइब का लीडर था तो उसकी स्किल्स भी काफी अच्छी रही होंगी। आशा जवाब देती है कि वो मजबूत जरूर था, लेकिन उसके पिता जितना कुशल नहीं था। फिर वो बताती है कि दुश्मनों की संख्या उनसे बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके पिता और उसके सभी भाई उसी युद्ध में मारे गए। इसके बाद वो लक्ष्मणा के बारे में बताती है, जिसने पूरे 28 साल बैटलफील्ड में लड़ाई लड़ी और गॉड ऑफ मर्डर के नेकलेस की शक्ति की वजह से उसकी जवानी लंबे समय तक वैसी ही बनी रही। कार्लाइल उससे पूछता है कि क्या वही चीज थी जिसे उसने जीत की ट्रॉफी के रूप में एम्परर को सौंपा था। आशा हाँ में जवाब देती है और कहती है कि वो जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उसके पिता और भाइयों की थी, जिन्होंने आखिर तक लड़ते हुए अपनी जान दे दी ताकि परवेज बारबेरियंस के हाथों में ना चला जाए। कार्लाइल को याद आता है कि आशा ने बताया था कि उसके पिता अमीर परवेज एक महान नाइट थे। वो मन ही मन सोचता है कि उसके पिता ने अमीर परवेज को परवेज भेजा ही इसलिए था ताकि वो वहां मर जाए, क्योंकि उससे पहले जो भी लॉर्ड परवेज भेजा गया था वो 1 साल भी टिक नहीं पाया और या तो भाग गया या अपनी जान गंवा बैठा। आशा शांत स्वर में कहती है कि उसके पिता शुरू से ही रॉयल फैमिली की मंशा समझते थे, लेकिन अगर मरना तय ही था तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मरना चाहते थे। वो आगे बताती है कि परवेज के लोगों ने भी उसके पिता का पूरा साथ दिया, क्योंकि वही अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और लोगों को बारबेरियंस के खिलाफ लड़ना सिखाया। कार्लाइल मन ही मन सोचता है कि इतनी निराशाजनक जगह से भागने के बजाय वही डटे रहने वाला वही अकेला लॉर्ड था, इसलिए लोगों का उसके प्रति इतना वफादार होना बिल्कुल स्वाभाविक था। फिर वो सोचता है कि काश अमीर परवेज आज भी जिंदा होता। वो ऐसा नाइट था जिसने अपनी पूरी जिंदगी बैटलफील्ड में बिताई और परवेज को दोबारा खड़ा करने के लिए लड़ता रहा। लेकिन अगले ही पल कार्लाइल को एहसास होता है कि शायद अब वही जिम्मेदारी उसकी बेटी निभा रही है। वो मन ही मन मान लेता है कि इतनी हिम्मत और समझदारी से एम्परर से जीत का इनाम हासिल करने वाली आशा शायद अपने पिता से भी ज्यादा महान साबित हो सकती है। फिर वो उससे पूछता है कि उसके कितने भाई थे, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही वो देखता है कि आशा गहरी नींद में सो चुकी है। दूसरी तरफ पैलेस में मार्टियस साफ मना कर देता है कि वो बैटलफील्ड पर नहीं जाएगा। वो कहता है कि उसने कभी ऐसी जगह पर कदम तक नहीं रखा। उसकी माँ उसे दिलासा देती है और कहती है कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक योजना है। कुछ दिनों बाद कार्लाइल और आशा आखिरकार परवेज पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर कार्लाइल चारों तरफ देखकर कहता है कि हालात उसकी उम्मीद से भी ज्यादा खराब है। आशा पूछती है कि क्या वो टूटी हुई सड़कों की बात कर रहा है, क्योंकि इतने सालों तक युद्ध चलने की वजह से उन पर ऐसा होना स्वाभाविक है। कार्लाइल सिर हिलाकर कहता है कि समस्या सिर्फ सड़कों की नहीं है। वो समझाता है कि वे काफी देर पहले ही बर्बाद इलाके में प्रवेश कर चुके थे और यहाँ कोई भी चीज अपनी सही हालत में नहीं है। चारों तरफ सूखी बंजर जमीन फैली हुई है और इंसानों का दिखना भी मुश्किल हो गया है। वो आशा से कहता है कि अब ये सब दोबारा बनाना होगा। फिर पूछता है कि आखिर वो एम्परर से कितने इनाम की उम्मीद कर रही थी। आशा जवाब देती है कि लगभग 5 लाख वेरोना, ताकि जरूरी खाना, दवाइयाँ और रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सके। ये सुनते ही कार्लाइल हैरान होकर पूछता है कि सिर्फ इतनी रकम से वो क्या कर लेती? क्या वो बस 1 या 2 साल और किसी तरह जीकर फिर सब खत्म होने का इंतजार कर रही थी? आशा मन ही मन सोचती है कि उसने तो असली रकम पहले ही बढ़ाकर बताई थी। अगर सच बता देती तो पता नहीं कार्लाइल क्या कहता। फिर वो सोचती है कि एम्परर वैसे भी उन्हें इतना पैसा देने वाला नहीं था। कार्लाइल मुस्कुराकर कहता है कि आखिर में उसे सबसे अच्छा पत्ता मिल गया, इसलिए वो सच में बहुत लकी रही। आशा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। कार्लाइल भी मुस्कुराकर सोचता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि आशा किसी का मजाक उड़ाना भी जानती होगी। आशा मन ही मन मान लेती है कि कार्लाइल की बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी, क्योंकि 5 लाख वेरोना से वे सिर्फ इस सर्दी को किसी तरह निकाल पाते। लेकिन अगर अगली सर्दी आने तक पूरी तैयारी नहीं हुई तो न जाने कितने लोग मर जाते। थोड़ी देर बाद वो फिर से कार्लाइल से कहती है कि उन्होंने जितना हो सका कैसल को साफ कर दिया है, लेकिन उसकी हालत की वजह से उसे वहां असुविधा हो सकती है। कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ
जवाब देता है कि वो यह बात अब तक 100 बार बोल चुकी है। आशा सोचती है कि कार्लाइल बचपन से बैटलफील्ड में रहा है, इसलिए शायद उसे रहने की जगह की कोई शिकायत नहीं होगी। आखिर रास्ते भर भी उसने कैंप में बिना किसी शिकायत के रात बिताई थी। कुछ देर बाद वे सब कैसल के अंदर पहुंचते हैं। आशा मन ही मन सोचती है कि कार्लाइल जैसा आदमी शायद इन हालात को अपनी बेइज्जती नहीं मानेगा। इधर आसपास के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि इतने छोटे और बर्बाद इलाके में क्राउन प्रिंस की मेहमान नवाजी करना कितना मुश्किल है, और इतनी परेशानी झेलने के बाद आखिर वे यहाँ तक पहुंचे हैं। आशा फिर सोचती है कि उसने कार्लाइल को अनगिनत बार पहले ही चेतावनी दी थी, कहीं अब उसे यहाँ आने का पछतावा तो नहीं हो रहा। तभी कार्लाइल पूछता है कि उसके रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है। आशा जवाब देती है कि पूरे दूसरे फ्लोर को सिर्फ उसके लिए तैयार किया गया है। वहाँ हिज हाइनेस, उसके सबसे करीबी लोग और उसके मेहमान आराम से रह सकते हैं। कार्लाइल हैरानी से पूछता है कि दूसरा फ्लोर तो आमतौर पर लॉर्ड के परिवार के रहने की जगह होती है, क्या वो सच में पूरा हिस्सा उसके लिए खाली कर रही है? आशा कहती है कि अगर वो चाहे तो खुद पहला फ्लोर इस्तेमाल कर सकती है। कार्लाइल उसकी बात सुनकर धन्यवाद देता है और तुरंत आदेश देता है कि उसका सारा सामान दूसरे फ्लोर पर पहुंचा दिया जाए। दिशा अपना हाथ आशा के कंधे पर रखते हुए उसे बताता है कि उसने पहले फ्लोर पर उसके लिए एक कमरा तैयार करवाया है और पूछता है कि क्या वो उसे देखना चाहेगी। आशा कमरे में पहुंचकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसके कमरे के लिए इतनी खास तैयारी करने की क्या जरूरत थी, आखिर ये तो सिर्फ उसका कमरा है। दिशा मुस्कुराकर कहता है कि अब युद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए अब उसे एक लॉर्ड की तरह सम्मान और आराम मिलना चाहिए। तभी कार्लाइल की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो चुपचाप उनकी तरफ देखने लगता है। कमरे के अंदर पहुंचते ही आशा अपनी हंसी रोक नहीं पाती और पूछती है कि यह सब क्या है। वेस्टा घबराकर पूछती है कि क्या उसे कमरा पसंद नहीं आया। आशा पूछती है कि क्या यह सब उसी ने किया है। वेस्टा बताती है कि उसने कैपिटल के नोबल्स के कमरे कुछ ही बार देखे थे, इसलिए उसी की तरह एक कमरा बनाने की कोशिश की है। आशा मुस्कुराकर उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि उसने यह सब सिर्फ कुछ बार देखकर बनाया है। फिर वो मन ही मन सोचती है कि परवेज और कैपिटल के बीच का फर्क यहाँ के लोगों को भी साफ दिखाई देता है। वो वेस्टा का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसकी वजह से आज पहली बार उसे इतना शानदार और आरामदायक बिस्तर मिला है। वेस्टा खुश होकर पूछती है कि क्या उसे सच में यह पसंद आया। आशा हंसते हुए कहती है कि बिल्कुल पसंद आया, बस फूलों से सजा हुआ कमरा उसके लिए थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर वो सोचती है कि परवेज में फूलों का मतलब हमेशा युद्ध खत्म होना होता है, इसलिए सर्वेंट्स ने शायद उसके लिए यह फूल सजाए हैं। वो डेला की सजावट की तारीफ करती है और धन्यवाद देती है। डेला खुश होकर कहती है कि उसे अच्छा लगा कि आशा को यह सब पसंद आया, भले ही अभी बहुत सी कमियां बाकी है। तभी डेरेक बताता है कि इस कमरे के लिए उसकी पत्नी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। वह यह भी कहता है कि इतने समय से बटलर की जगह खाली पड़ी थी। आशा जवाब देती है कि उसे पता है डेल्ला ही बटलर का काम संभाल रही थी, लेकिन वह जल्द से जल्द एक नया बटलर ढूंढने की कोशिश करेगी। वह आगे कहती है कि अब जब पूरे इलाके में प्रिंस कार्लाइल के परवेज आने की खबर फैल चुकी है, तो लोगों को काम पर रखना पहले से आसान होगा। डेल्ला फिर आशा से कहती है कि अब उसे छोटे छोटे काम खुद करने की जरूरत नहीं है और सर्वेंट्स रख लेने चाहिए, क्योंकि अब उन पर नजर रखने वालों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आशा को पैलेस में लोगों का व्यवहार याद आता है और वह समझ जाती है कि अब हर कोई उनकी गलतियां ढूंढने की कोशिश करेगा, इसलिए वह डेल्ला से पूछती है कि क्या उसके पास किसी का नाम है। डेल्ला मुस्कुराकर कहती है कि उसने पहले ही एक लड़की चुन ली है। फिर वह नीना को अंदर बुलाती है। नीना झुककर अपना परिचय देती है। डेल्ला बताती है कि अब नीना उसका कमरा साफ करेगी, सामान व्यवस्थित रखेगी, खाना तैयार करवाएगी, कपड़े धोएगी और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखेगी। आशा हैरानी से पूछती है कि क्या नहाने और बाल संवारने तक में भी मदद करेगी। डेल्ला मुस्कुराकर कहती है कि अब तक वे लगातार युद्ध में थे, इसलिए ऐसी सुविधाएं कभी नहीं मिली, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आशा नीना का स्वागत करती है, फिर अपने साथियों की अब तक की मेहनत के लिए उनका धन्यवाद करती है और सबको एक दिन आराम करने की छुट्टी देती है, लेकिन डेरेक और बेल्ला से रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे जरूरी बात करनी है। वह बताती है कि कल से काम बहुत बढ़ जाएगा, परवेज के लिए आई सप्लाईज बांटी जाएंगी और प्रिंस कार्लाइल के लोगों और उनके लोगों के बीच टकराव भी हो सकता है, लेकिन वह अपने लोगों से कभी पीछे हटने के लिए नहीं कहेगी, क्योंकि उसने कार्लाइल के साथ बराबरी का समझौता किया है, कोई गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वह भरोसा दिलाती है कि कार्लाइल वाले मामलों को वह खुद संभालेगी, इसलिए बाकी सभी लोग सिर्फ परवेज को दोबारा खड़ा करने पर ध्यान दें। अगले दिन कार्लाइल लाइनल से कहता है कि उसने सबसे पहले परवेज के लोगों के लिए 1 महीने का जरूरी सामान भेजा, लेकिन उसे हैरानी है कि उन्होंने उसमें से अपने लिए एक सिक्का तक नहीं रखा। लाइनल जवाब देता है कि जो लोग साथ में दुख झेलते हैं
वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कार्लाइल मन ही मन सोचता है कि वे लोग बाहर से चाहे कितने ही कठोर और जख्मी क्यों न दिखते हों, लेकिन उनके अंदर की यह ईमानदारी उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। फिर वह आशा के बारे में सोचते हुए कहता है कि वह काउंट से भी बिना झिझक सीधी तरह बात करती है, मानो किसी से डरती ही नहीं। इसके बाद वह लायनल को आदेश देता है कि आशा और उसके आसपास के सभी अहम लोगों की पूरी जांच की जाए, खासकर उस लंबे आदमी की जो हमेशा उसके साथ रहता है। लायनल बताता है कि उसने पहले ही डेकर डोनोवन के बारे में जानकारी जुटा ली है। वह डोनोवन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है जिसे आमिर परवेज ने अपना व्यसन बनाया था। कभी लोग उसे आशा के लिए सबसे अच्छा शादी का रिश्ता भी मानते थे। ये सुनकर कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि उस लंबे चौड़े आदमी और आशा की जोड़ी देखने लायक होती। दूसरी तरफ एम्प्रेस गैब्रियल से मिलने मंदिर पहुंचती है। गैब्रियल आदर के साथ उसका स्वागत करता है और पूछता है कि वो कैसी है। एम्प्रेस मुस्कुराकर जवाब देती है कि उसकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। एम्प्रेस गैब्रियल के पास बैठते हुए कहती है कि उसे एम्पायर के भविष्य से जुड़ी कुछ जरूरी बातें करनी है और वो उसका थोड़ा समय चाहती है। गैब्रियल सम्मान के साथ जवाब देता है कि ये उसके लिए गर्व की बात है और वो जितना चाहे उतना समय ले सकती है। एक हफ्ते बाद कैपिटल से भेजी गई सारी सप्लाईज लोगों में बांटनी शुरू हो जाती है। परवेज के हालात तेजी से सुधरने लगते हैं और लोग खुलकर अपनी काउंटेस आशा का धन्यवाद करने लगते हैं। आशा हमेशा की तरह सभी के साथ सम्मान और अपनापन से पेश आती है। वो क्लिनिक की हालत भी देखती है और राहत की सांस लेती है कि फिलहाल वहां किसी चीज की कमी नहीं है। इसके बाद वो डेकर से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछती। डेकर मुस्कुराकर बताता है कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और हर व्यक्ति अपने हिस्से से खुश है। आशा कहती है कि ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने पहले ही साफ नियम बना दिए थे, लेकिन डेकर पूरा श्रेय लेने से मना कर देता है और याद दिलाता है कि उन नियमों को तय करने के लिए आशा भी पूरी रात उसके साथ जागती रही थी। फिर आशा पूछती है कि आज लोगों में क्या बांटा जा रहा है, क्या आज फ्लावर बांटा जाएगा? डेकर बताता है कि आज फ्लावर, सॉल्ट और यीस्ट बांटे जा रहे हैं। वो कहता है कि अब लोगों की तुरंत वाली भूख की समस्या खत्म हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें रोटी बनाकर खाने की आदत वापस दिलानी चाहिए। ये सुनकर आशा मुस्कुरा देती है और कहती है कि आज रात पूरे परवेज में ताज़ी रोटी की खुशबू फैल जाएगी। डेकर भी मुस्कुराकर हाँ कहता है और बताता है कि हाल ही में कम्युनल ओवन भी ठीक कर दिया गया है। आशा पूछती है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं होगी। डेकर भरोसा दिलाता है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा सामान की व्यवस्था की है, इसलिए किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। वो आगे बताता है कि कल से खेती के लिए सीड डिस्ट्रीब्यूशन के आवेदन भी लिए जाएंगे। ये सुनकर आशा की आंखों में खुशी आ जाती है। वो कहती है कि इतने लंबे समय बाद लोग फिर से अपने खेतों में बीज बोने की तैयारी कर रहे होंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि मरने से पहले वो परवेज को इस हालत में देख पाएगी। उसके दिल में उम्मीद की नई किरण जागती है और वो खुद से वादा करती है कि वो हर हाल में परवेज को पहले से भी बेहतर बनाएगी। तभी कोई आकर उसे बताता है कि बैरिकेड वर्कशॉप में लकड़ी पहुंच गई है। आशा बाकी काम डेकर को सौंपकर तुरंत वहां पहुंचती है। वहां उसे बताया जाता है कि प्रिंस कार्लाइल ने उत्तर के गांवों से बची हुई सारी लकड़ी खरीद ली थी। इतना ही नहीं, उन लकड़ियों पर पहले से ही फायर रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट भी कराया गया है ताकि उनमें आसानी से आग न लगे। ये देखकर आशा हैरान रह जाती है और सोचती है कि कार्लाइल ने यह सब आखिर कब खरीदा? क्या परवेज आते समय रास्ते में? लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ आने के बाद उसके पास इतना समय था ही नहीं, यानी उसने ये सारी तैयारी कैपिटल में रहते हुए पहले ही कर ली थी। आशा मन ही मन सोचती है कि उसकी अपनी पूरी जिंदगी भी शायद इतनी कीमती नहीं होगी जितना कार्लाइल ने परवेज के लिए खर्च कर दिया। वो सोचने लगती है कि आखिर बदले में कार्लाइल उससे क्या चाहता है, लेकिन फिर खुद ही मान लेती है कि उसी इंसान ने उसके सपनों को सच कर दिखाया है, इसलिए अगर वो उससे कुछ भी मांगेगा तो वो बिना हिचक उसे पूरा करेगी। तभी एक सर्वेंट आकर बताता है कि हिज हाइनेस उसे बुला रहे हैं। आशा तुरंत कार्लाइल के पास पहुंचकर पूछती है कि क्या उन्होंने उसे बुलाया था। कार्लाइल मुस्कुराकर कहता है कि काफी समय हो गया, इसलिए वो जानना चाहता था कि परवेज का काम कैसा चल रहा है। आशा दिल से उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि उसकी मदद की वजह से सब कुछ उसकी उम्मीद से भी बेहतर हो रहा है। कार्लाइल कहता है कि उसने इतना पैसा और सामान तो भेज दिया, लेकिन इसी ने उसे ये नहीं बताया कि आखिर उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसलिए उसने उसे बुलाया। आशा तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि उसे पहले ही सारी जानकारी देनी चाहिए थी। वो मन ही मन सोचती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि कार्लाइल रीबिल्डिंग के काम में इतनी दिलचस्पी लेगा, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि अगर उसे सच में परवाह नहीं होती तो वो परवेज के लिए इतना सब कभी नहीं करता। ये सोचते ही वो जल्दी से कहती है
कि वो अभी रिकंस्ट्रक्शन के सारे प्लान्स और बजट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी डिटेल्स लेकर आती है। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकल जाती है। कार्लाइल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो इतनी तेजी से जा चुकी होती है कि उसकी बात सुन ही नहीं पाती। लायनो कार्लाइल को याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि काउंटेस पर्विस ऐसी इंसान नहीं है जो लोगों का पैसा हड़प ले, लेकिन कार्लाइल को यकीन ही नहीं होता। वो कहता है कि इतना मौका मिलने के बाद भी अगर किसी ने अपने लिए एक सिक्का तक नहीं रखा तो ये बात मानना मुश्किल है। वो मन ही मन सोचता है कि सरकारी पैसों में हेराफेरी करना तो इतनी आम बात है कि लोग उसे गलत भी नहीं मानते। इसलिए उसे पूरा यकीन है कि आशा ने कहीं ना कहीं कोई नकली लेजर या छिपा हुआ हिसाब जरूर बनाया होगा। वो सोचता है कि आशा ने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार कर रखे थे, इसलिए वो बहुत सावधान और समझदार लगती है। लेकिन इतनी सफाई से काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर मिलेगी। तभी आशा सारे लेजर्स लेकर उसके सामने रख देती है। उनमें कार्लाइल द्वारा भेजे गए मटेरियल्स का पूरा हिसाब, खाने और सीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की योजना, क्लिनिक के लिए भेजे गए सामान की डिटेल्स, सब कुछ साफ और व्यवस्थित लिखा होता है। कार्लाइल एक एक पन्ना देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आशा ने अपने लिए एक सिक्का तक नहीं रखा था और हर योजना बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई थी। वो मान लेता है कि उसके सारे प्लान्स बेहतरीन हैं। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसने अपने नाम से भी कोई रकम अलग रखी है। आशा उसकी बात समझ नहीं पाती। तब कार्लाइल साफ करता है कि उसका मतलब उसके प्राइवेट ट्रेजरी के लिए रखे गए पैसों से है। आशा उल्टा पूछ बैठती है कि अपना खजाना भरने से पर्विस का दोबारा निर्माण कैसे होगा। ये सुनकर कार्लाइल कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। फिर वो पूछता है कि उसने शादी में मिले नेकलेस और वेडिंग रिंग के बारे में क्या सोचा है। आशा बिना झिझक कहती है कि वो उन्हें ऑक्शन हाउस में बेचकर उस पैसे से कैवलरी यूनिट तैयार करना चाहती है। फिर वो कार्लाइल से सलाह भी मांगती है, क्योंकि उसने सुना है कि उसके पास एम्पायर के सबसे बेहतरीन कैवलरी सोल्जर्स हैं। लेकिन कार्लाइल कहता है कि अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। इसके बाद वो उसे जाने की अनुमति दे देता है और कहता है कि उसे जो देखना था वो सब देख चुका है। फिर भी उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आशा ने उसकी दी हुई शादी की निशानी तक बेचने की योजना बना ली है। लायनल उससे पूछता है कि क्या वो इस वजह से निराश है। कार्लाइल तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ ये सोच रहा था कि समाज में इतनी कीमती मानी जाने वाली चीज यहाँ किसी काम की नहीं है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि शायद उस नेकलेस पर कोई ऐसा अभिशाप है जो उसे उसके असली मालिक के पास ज्यादा समय तक रहने ही नहीं देता। लेकिन अगले ही पल वो अपनी आंखें बंद कर खुद को समझाता है कि शायद ऐसा ही बेहतर है, क्योंकि जब भी उस नेकलेस का नाम आता है लोगों की दया भरी नजरें उसे उसकी माँ की याद दिला देती हैं। इसलिए अगर वो नेकलेस ऐसे ही गायब हो जाए तो शायद वही सही होगा। फिर वो लायनल से पूछता है कि इन दिनों रॉयल फैमिली में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ टेम्पल के कलियारे ने गैब्रियल एम्प्रेस से कहता है कि वो बेझिझक बात करे, क्योंकि यहाँ उनकी बातें सिर्फ गॉड सुन सकते हैं। एम्प्रेस उसे उसकी पुरानी भविष्यवाणी याद दिलाती है कि अगर कार्लाइल किंग बना तो एम्पायर का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा, क्योंकि बचपन से ही उसने अनगिनत लोगों की जान ली है। गैब्रियल उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि एम्पायर के लोग धीरे धीरे गॉड की सीख से दूर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कार्लाइल गॉड का आशीर्वाद लेकर पैदा हुआ, लेकिन वही सबसे ज्यादा गॉड की इच्छा के खिलाफ चल रहा है। एम्प्रेस कहती है कि उसके भी बिल्कुल यही विचार है। फिर वो गैब्रियल की तारीफ करते हुए कहती है कि ऐसे समय में उसी जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और उससे मार्टियस का साथ देने की विनती करती है। गैब्रियल मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार मानहवा रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।